अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मियां मुबशर साहब, जो एक अथॉरिटी रखते हैं लाहौर की प्रॉपर्टी पे। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, पास्ट में क्या रहा, प्रेजेंट में क्या है और प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव देखा आपने। जी बहुत शुक्रिया अरूज मलिक साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल जो है प्रॉपर्टीज पाकिस्तान, इसकी जो काविशें हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उसे मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सर। और मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये लोगों को, इन्वेस्टर्स को और डीलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आपकी जो गेस्ट होते हैं उनकी जो ओपिनियन होती है उस वाले से मैं गुज़श्ता तकरीबन 30 साल के करीब होने को आए मैं रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ और इसी में काम किया। बेशुमार नशेबो फराज इसमें देखे। मौजूदा हालात में अगर आप बात करते हैं तो मौजूदा हालात में यकीनी तौर पे जो 2 से 3 साल गए हैं ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़बोहाली का शिकार थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और प्रॉब्लम्स कुछ थी भी ऐसी कि जो कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से क्रिएट की गई थी, जो कि आप कह सकते हैं कि नाआकबत अंदेशी जो है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की गई, जबकि टैक्सेस इतने ज्यादा कर दिए गए कि ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो गई और टैक्सेस उस तरह से नहीं मिले। उसका रद्देमल क्या हुआ कि पाकिस्तान का सरमाया कभी टर्की में और कभी पाकिस्तान का सरमाया जो है वो दुबई में जाना शुरू हुआ और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन पॉलिसीज की वजह से। हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं हमने बारहा मरतबा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए और गवर्नमेंट ने हमसे ये वादे किए कि हम जो पॉलिसीज बनाएंगे हम ये पॉलिसीज सारी आपकी मुशावरत के साथ बनाएंगे, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका और वादों की हमेशा से खिलाफ वर्जी की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर में लोग 10 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए। 10 लाख खानदान जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है जो हालात चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं मुआशी पॉलिसी एक नई देने जा रहे हैं जिसमें सरफहरिस्त जो है रियल एस्टेट सेक्टर को के टैक्सेस को रीशेड्यूल करना और रीडिजाइन करना है। और उसमें जो बातचीत चल रही है यकीनी तौर पे करेंसी के चेंज के हवाले से भी बातचीत चल रही है और कंस्ट्रक्शन के पैकेज भी देने जा रहे हैं। और मैं ये चीज समझता हूँ कि इस टाइम गवर्नमेंट जिस तरफ जा रही है वो एक बड़ा खुशाइन बात है और मुझे ये चीज लगता है कि 2025 जो है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा कि बाहर के दो लोग जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है जो कि बाहर से पैसा भेजना बंद हो चुके थे वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह पैसा भेजेंगे भी और यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें पैसा लगाएंगे। एक चीज की इसमें मैं समझता हूं कि मजीद जरूरत है कि कोई इन्वेस्टी रियल एस्टेट पर, प्लॉट्स पर और कंस्ट्रक्शन पर दी जाए ताकि वो पैसा जो लोगों के लॉकर्स में पड़ा है, वो पैसा जो लोगों के घरों में पड़ा है और हमारा जो डेफिसिट बढ़ा हुआ है, हमारे पास जो वो पैसा गर्दिशी पैसे में शामिल नहीं हो रहा है, वो पैसा शामिल हो गर्दिशी पैसे में और उस पैसे से लोगों को मुलाजमतें मिले, लोगों का रोजगार उसमें निकले और बिजनेस में वो पैसा लगे और गवर्नमेंट को उससे टैक्स भी मिले। तो बहरहाल मैं मुजमई तौर पे बहुत ज्यादा पुरुमीद हूं जी। इंशाल्लाह 2025, 26, 27 जो है ये रियल एस्टेट सेक्टर के साल है और पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन जो है वो भी काफी बेहतर होने जा रही है। अच्छा माशाल्लाह सिचुएशन जो है वो चेंज होने जा रही है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि सिक्योर भी रहे और फ्रूटफुल भी हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ये चीज समझता हूं कि किसी जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहले जो हमारे लिए रोल मॉडल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिन्होंने ये चीज कही कि अपना कोई भी सरमाया ऐसे शख्स के हाथ में मत पकड़ाएं जो शख्स के इस चीज के काबिल ना हो और जब भी कुछ सरमायाकारी करें उसके लिए लिखत पढ़त करें और उसमें 2 गवाहान को कम से कम जो है ना उसमें डाल लिया जाए। तो इसी हवाले से वो रियल एस्टेट सेक्टर, वो चीजें जो कि आपको ऑन ग्राउंड मिले और वो सोसाइटीज जिनका
पास्ट बेहतर है, जिनकी डिलीवरी बेहतर है, जिन्होंने पहले डिलीवर किया है और जो अच्छे तरीके से लोगों को लेके चले हैं, सिर्फ वहां पे सरमाया करनी चाहिए। और सरमायाकारी उन एजेंट्स के जरिए करनी चाहिए जो रजिस्टर्ड एजेंट है और जो पुराना काम कर रहे हैं, जिनकी साख अच्छी है, उनके साथ काम करना चाहिए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए। कभी भी ऐसे तरीके से जो हवा में सरमायाकारी की जाती है, और खास तौर पर मैं हर प्लेटफॉर्म पर एक चीज अपने जो इन्वेस्टर हजरात हैं, अपने जो रियल एस्टेट में पैसा लगाने वाले लोग हैं, उन्हें मैं ये चीज कहता हूं कि कभी भी किसी भी शख्स को ऐसे तरीके से पैसा मत पकड़ाएं जो आपको कहे कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम खुद प्रॉपर्टी खरीदेंगे और खुद प्रॉपर्टी बेचेंगे और आपको सरमाया वापस कर देंगे और उस पर प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में होता ये है, चंद माह प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके बाद जो है पता चलता है कि वो प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है। लिहाजा सरमायाकारी जो है करने से पहले जिस इदारे में कर रहे हैं, जिस जगह पे कर रहे हैं, जिस जमीन पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसके जरिए कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखना चाहिए और उनकी साख को देखते हुए, डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए ताकि आपका सरमाया महफूज रहे। अच्छा, आपने कहा कि जो लोग डिलीवर कर चुके हैं उनकी तरफ माइल होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं वो रेट ही इतने रख देते हैं कि अगर हम आम इंसान की बात करें, अगर मिडिल क्लास को देखें तो वो फिर कहाँ पे जाएं? उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन आप सजेस्ट करते हैं कि ये चीजें पूरी होनी चाहिए? जी बिल्कुल उरूज मलिक साहब, बात ये है, सच और झूठ में एक बहुत बड़ा फर्क हुआ करता है। झूठ जो है वो कहा जाता है कि वो चांद से होके आ जाता है और सच ने भी जूती नहीं पहनी होती। तो बाज लोग ऐसे हैं जो कि सस्ते के चक्कर में, बहुत सस्ते के चक्कर में लोगों को प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन वो बाद में डिलीवर नहीं करते और लोग देखते हैं कि ये बहुत सस्ता है। वो बहुत सस्ता क्यों है? लाहौर के गिरदोनवा में अगर आप देखेंगे तो जमीनें महंगी हो चुकी हैं, चीजें महंगी हो चुकी हैं, और जो लोग पहले जिनका डिलीवर करने का परसेंटेज ज्यादा बेहतर है, जिन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, वो अगर आगे कोई चीज दे रहे हैं तो उनके साथ सरमायाकारी करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने डिलीवर पहले नहीं किया है, उनकी सोसाइटियां अप्रूव नहीं है और अप्रूव जगह पर आप अगर सरमायाकारी नहीं कर रहे तो वो अगर सस्ता भी हो तो वहां पर कतई तौर पर सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। अगर ग्रुप पीछे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहां पर सरमायाकारी कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए। आपके नजदीक आइडियल लोकेशन कौन सी है? जैसे कि लाहौर, वहां से मुरीदके तक फैल चुका है, कसूर तक चला गया है, रायवेंड तक आ गया, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये वाली जो एरिया है इसमें आप लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल रहेगी? जी देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर को आप जब भी देखेंगे हमेशा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर प्लस ज्यादा होता है। अगर आप देखते हैं कि एक टाइम था कि लोग अलामा इकबाल टाउन से जब एक घर अपना बेचते थे तो घर बेच के वो वापडा टाउन में एक घर लेते थे और घर लेने के साथ साथ वहां पर 7 बच्चों की शादी भी करते थे और एक गाड़ी भी लेते थे और कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करते थे, उसमें से पैसे बच जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली जब वापडा टाउन बढ़ा और वापडा टाउन के बढ़ने के साथ साथ अलामा इकबाल टाउन का और वापडा टाउन का रेट एक जैसे हो गए, इसी तरह से आप जैसे आगे चलते हैं तो बहरिया टाउन की यही सूरत हाल थी। सेम सिचुएशन इस टाइम अगर देखेंगे तो आप बहरिया टाउन शायद बहुत सारी पहली सोसाइटियों से महंगा हो चुका है। तो अगर आप ये चीज देखेंगे जिस जगह पे हम मौजूद है इस टाइम, ड्राइविंग रोड जो है, ड्राइविंग रोड का लाहौर के बहुत अहम इलाकों में इसका शुमार होता है और ये बहुत अहम जगह है क्योंकि रिंग रोड के आने से बिल्कुल लाहौर का नक्शा जो है वो चेंज हो गया है, जरूरतें भी चेंज हो गई हैं। इस टाइम अगर आप देखेंगे तो हाई राइज की तरफ बहुत ज्यादा लोग जो है ना जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुशाइन बात है। लाहौर को जैसे एक्सपेंड हुआ कसूर के साथ और शेखपुरा के साथ लाहौर चला गया, और अगर आप देखेंगे तो अब हाई राइज की जरूरत भी है और हाई राइज जो अच्छे बन रहे हैं अभी, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो एजीएस डेवलपर्स की तरफ से डाउनटाउन टावर जो है वो यहां से चंद फुट के फासले पर हम लॉन्च किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छा उसका रिस्पांस भी है और बड़ा अच्छा सिलसिला है। लोगों के लिए अपनी छत प्रोवाइड की जाती है। वो लोग जो कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन महंगी हो चुकी है, लोग प्लॉट लेते थे, पहले प्लॉट बड़ी मुश्किल से लेते थे, उस पर घर नहीं थे बना सकते, फिर अल्टीमेटली प्लॉट बेच के कोई ना कोई जरूरत पड़ी तो फिर रेंट पे शिफ्ट होते थे। तो उसके लिए जो है वो अपार्टमेंट सिस्टम जो है, स्मार्ट लिविंग जो है, लाहौर में एक बहुत ज्यादा चेंज सिलसिला आ रहा है।
تو وہ वहां पे इन्वेस्टमेंट इस टाइम काफी ज्यादा हो रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वो जगह जहां पर अभी गुंजाइश मौजूद है, जैसे आप राविड रोड से आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर अभी काफी ज्यादा गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अगर लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको अलामा इकबाल टाउन जाना मुश्किल है, और राविड रोड पे इस ये इलाका जो है अलकबीर टाउन हो गया या लेक सिटी हो गया, ये साइडें जो है यहाँ पर आना ज्यादा आसान है, बैरियर टाउन आना ज्यादा आसान है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो देखा जाता है, पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि मेन रोड जो है, जैसे हमारी रिंग रोड है, इससे फासला हमेशा मेजर किया जाता है। तो यहां से जो जिसके कम फासले होंगे वो जगह ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी। तो जहां जहां पे रिंग रोड के नए इंटरचेंज बने हैं, जहां जहां पे रिंग रोड जहां जहां से गुजरी है, उसके करीब के इलाके जो है, मैं समझता हूं कि लाहौर में सबसे महंगी प्रॉपर्टी होगी वो। अच्छा, ये तो अब हमने पब्लिक की बात कर ली। अगर बात करें, आप जैसे माशाल्लाह ऑल लाहौर रियल्टर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो रियल्टर्स को किस किस तरह के मसाइल रहते हैं, किस तरह के कंसर्न रहते हैं, क्योंकि आप पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है ये, तो कैसे आप सबको सेटिस्फाई रखते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है रियल्टर्स के मसाइल वाली। अगर आप ये चीज देखें तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसे हमेशा गवर्नमेंट ने सुतेली माँ वाला सलूक किया है, और हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने जहां पर वो टैक्सेस लगाए हैं, वहां पर गवर्नमेंट ने हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट है उनके लिए भी हमेशा किसी बात पे हमेशा हम पे हुकूक जो है ना हमारे नहीं माने गए, हम पे फ्राइज आयद किए गए, चाहे फैटफ का मामला हो या हमारी कमीशन का मामला हो। फैटफ के मामले में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, सबसे पहला शख्स मैं था। जब इस्लामाबाद में वहां पर पूछा गया तो सबसे पहले गवर्नमेंट की हिमायत की कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज चाहिए तो हम फैटफ की जो है DNFPP के हवाले से जितनी शराइत है, हम तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमने ये बात कही कि 4% कमीशन, 5% कमीशन पूरी दुनिया में रियल एस्टेट सेक्टर में रियल एस्टेट एजेंट की है, हमारी कमीशन को कम से कम 2% कमीशन को हमारी लीगल राइट दिया जाए। अभी चंद दिन पहले गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात थी, और गवर्नर साहब के साथ मुलाकात में मैंने यही जो है ना बात अर्ज की, उन्होंने मेरी बात की तायद भी की। मैंने मुख्तलिफ जगह पे FBR के अंदर और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ हमारी ये बात हो चुकी है, इन रिटर्न कौमी असेंबली में हमारी बात मौजूद है कि डीलर्स का जो 2% का कमीशन का राइट है। अगर खुदा न खास्ता कोई गलत प्रॉपर्टी निकल आती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है, FIR में सबसे पहला नाम जो होता है वो डीलर का डाला जाता है। लेकिन अगर हुकूक की बात करें, हम 2% कमीशन की बात करें, तो जब 2% कमीशन देने की बारी आती है तो ना जो सेलर होता है वो देने को तैयार होता है, ना बायर होता है वो देने को तैयार होता है। टैक्सेस दिए जाते हैं लेकिन कमीशन नहीं दी जाती। अक्सर जगह पे ऐसा हुआ कि हमारे डीलर हजरात को जब कमीशन नहीं मिली, वो तो लोगों के पास कमीशन लेने के लिए गए, उल्टा बायर्स ने या सेलर्स ने उन पे FIR भी करवाई और उन्हें अंदर भी करवाया। फिर हमारी जो एसोसिएशन है वो उस पर करैक्टर अदा करती है। तो मैं ये चीज समझता हूं कि सबसे पहले डीलर की कमीशन जो है, 2% कमीशन जो है, उसको प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए और उसे आयन का हिस्सा बनाना चाहिए। एक वाउचर होना चाहिए, जैसे कि हमारे टैक्सेस के वाउचर है, उसमें ऐड करने के साथ उसके बगैर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कमीशन ना दी जाए तो उसे सेल्फ ट्रांसफर डिक्लेयर किया जाए, और वो सेल्फ ट्रांसफर की कोई भी जो जिम्मेदारी है वो सेलर पे या बायर पे होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं। आप ये चीज देखिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो गुज़श्ता 3 साल के अंदर आई वो रियल एस्टेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आई, और उन्होंने जो सफर किया। और सबसे ज्यादा मैं दावे के साथ ये चीज कहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर के जो वाबस्ता लोग हैं, सबसे ज्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो मंगवा कर देने वाले लोग जो हैं वो डीलर हजरात हैं। डीलर हजरात बाहर के मुल्कों में लोगों को कायल करते हैं और यहां पर उनका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी में उनका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, और यहां पर इन्वेस्ट करवाने के साथ वो जो फॉरेन रेमिटेंस आती है और जो उस पर टैक्स आते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करके देने वाला जो सेक्शन है, जो इदारा है, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। और लेकिन हमने हमेशा ये बात कही कि हमें जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए।
لیکن ہمارے لیے کوئی نہ انڈسٹری کا درجہ دیا گیا. ہم اپنے طور پر ملکی خدمات اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے طور پر ہی جو کر رہے ہیں. ہم اگر اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے طور پر جو ہے نا ہم کرتے ہیں. ایسوسیشن کو ہم لے کے چلتے ہیں, اپنے ڈیلر کی پروٹیکشن کے لیے لے کے چلتے ہیں, تو وہ بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو معاملات ہونے چاہیے, جو حقوق ہمارے ہونے چاہیے, جو پوری دنیا میں دیے جاتے ہیں, کسی قسم کا بھی کوئی حقوق کا تحفظ ہمارا نہیں ہے. یہ ایک لمبی فہرست ہے اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام جو ہے اس کے لیے یہ ناکافی ہوگا. نہیں, آپ نے بتایا نا اس سے پہلے کہ گورنمنٹ صاحب نئی پالیسیز متعارف کروا رہی ہیں, تو آپ نے جب انہیں یہ سجیشنز دی تو کوئی انہوں نے پازیٹیو سائن دیا, پازیٹیو سگنل دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کچھ سوچتے ہیں, کچھ کرتے ہیں؟ جی, سب سے پہلی بات یہ ہے عروج ملک صاحبہ کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہماری بات کو بالکل ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے. وہ چاہے میں نے عرض کی کہ وہ چاہے ڈی این ایف پی پی کا میدان ہو, یا وہ ایف بی آر کی ٹیبل ہو, یا وہ گورنر صاحب کا گورنر ہاؤس ہو, کسی جگہ پہ بھی جب آپ بات کرتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب سے میری ذاتی طور پہ ان چیزوں پہ جو ہے نا بات چیت ہوئی, تو انہوں نے ہماری تمام چیزوں کو ایڈمٹ کیا اور ہمیں کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم اس پہ بات چیت کریں گے, ہم اس پہ جو ہے وہ رولز بنائیں گے اور اس پہ پروٹیکشن آپ کو دیں گے. لیکن صرف یہ باتیں کہنے کی حد تک ہیں. اگر ہماری باتوں کو ٹیکسز کے حوالے سے, بقایا چیزوں کے حوالے سے آج سے 3 سال پہلے مانا ہوتا اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے گئے ہوتے, تو آج یہ جو سانپ کے گزرنے کے بعد لائن کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے, جو دبئی کی صورت میں پاکستان سے باہر گیا پیسہ, جو ٹرکی گیا ہے, جو دیگر ممالک میں گیا ہے, آج وہ پیسہ باہر نہ گیا ہوتا. لیکن پیسہ سمپل سی بات ہے, جب بھی آپ کو جہاں پہ پروفٹ ملے گا انویسٹر وہاں پہ پیسہ لگائے گا, جہاں پہ آپ کو تحفظ ملے گا وہاں پہ انویسٹر پیسہ لگائے گا. تو یہ پیسہ بھی باہر نہ گیا ہوتا اور آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا. ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ملک کے لیے, اس کا چلنا ملک کے لیے اچھا ہے یا برا ہے. آج تک ہم پاکستان کے اندر جو ہے یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ مختلف ممالک کے اندر دنیا میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کرنے کے ساتھ وہ ممالک اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں. دبئی آج یہ چیز چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے پیسہ ان کے پاس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئے اور ان کی اکانومی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ چلتی ہے. لیکن یہاں پر کچھ ہمارے نااقبت اندیش لوگ, کچھ ایسے لوگ جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور میں تو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو پالیسیز بنانے کے لیے جس بیوروکریسی کو بٹھایا جاتا ہے, ان لوگوں کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ایک ہی شخص گولڈ کی پالیسی بنا رہا ہے, ایک ہی ایف بی آر میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ جو ہے گولڈ کے متعلق کر رہے ہیں, وہی لوگ ریئل اسٹیٹ کے متعلق کر رہے ہیں, وہی لوگ ایکسچینج کمپنیز کے متعلق کر رہے ہیں پالیسیز, وہی ٹیکسٹائل کے متعلق بنا رہے ہیں, اور وہ ایک چیز کے بھی ماہر نہیں ہے, ایک چیز کے بھی ماہر نہیں ہے. بس اتنی جلدی میں پالیسیز بنتی ہیں کہ پورا بزنس تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. پوری دنیا میں بزنس مین کو بڑی جو ہے اہمیت حاصل ہے, بڑی مراعات حاصل ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بزنس مین جو ہے وہ ہمیشہ تنگ بھی ہوتا ہے اور پرابلمز کا بھی شکار ہوتا ہے. تو یہی حالات ہے کہ یہ صرف پوچھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم ٹاسک فورس جو بنی ہے اس حوالے سے جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونے جا رہا ہے, جس میں علی پرویز ملک صاحب بھی ہیں اور بقایا بھی لوگ ہمارے ایسوسیشنز کے بھی لوگ شامل ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بڑی ساری بہتری ہوگی. اس میں اجلاس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ان چیزوں کے رزلٹ ملیں گے کہ اس میں کافی زیادہ بہتری کی طرف آئے گا. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ وہ ملٹیپلائی بھی ہوگی اور بہتر بھی ہوگی, اور اس میں کافی ساری چیزوں میں بہتری آئیں گی. ابھی بہت زیادہ ہمارا مطالبہ تھا کہ جو پہلا گھر بنانے جا رہے ہیں ان پہ ٹیکس نہ لگایا جائے یا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہو, دوسرا گھر جو لے گا اس پہ ٹیکس کی ریشو اس سے زیادہ ہو, تیسرا گھر جو لے گا اس پہ ٹیکس کی ریشو اس سے زیادہ ہو. تو الحمدللہ آج گورنمنٹ نے خود اس چیز پہ بات کرنی شروع کی, تو اس چیز کو ہم بڑا خوشائن لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انڈسٹری کے لیے بھی بہتر کرے اور یہ چیزیں پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ویورز, اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.